अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। घर में चारों तरफ शोर मचा हुआ था। हर कोई अपनी तैयारी में लगा हुआ था। आज सुनील की बहन नंदिनी की विदाई थी। सारे दोस्त जमा थे। सुनील, आनंद, मधु और साक्षी की गहरी दोस्ती थी। इस शादी को सबने खूब एंजॉय किया और अब विदाई की घड़ी आ पहुंची थी। सुनील अपनी बहन को बहुत चाहता था। उसका दिल बोझल हो रहा था कि उसकी गुड़िया उससे दूर हो रही है। नंदिनी तो विदा होकर अपने घर चली गई, मगर अपने घर में सन्नाटा कर गई। काफी दिन गुजर चुके थे, मगर सुनील अभी तक अपनी रूटीन में वापस नहीं आया था। इस वक्त भी वो बिस्तर पर पड़ा करवटें ले रहा था। उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर साक्षी का नाम नजर आया। हाँ साक्षी, क्यों जनाब की थकत नहीं उतरी अभी तक? सुनील, सुस्ती की भी हद होती है। शादी खत्म हुए दिनों गुजर गए और तुम्हारा आराम अभी तक खत्म नहीं हो रहा। अरे यार, वो मैं तो बस बस सब पता है। साक्षी नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और सुनील की पूरी बात भी नहीं सुन रही थी। आनंद की तरफ चक्कर लगाओ, हम सब वहीं आते हैं। और फोन कट हो गया। सुनील ने मुस्कुराकर एक लंबी सांस ली और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। कहाँ था इतने दिनों से? आनंद ने सुनील की पीठ पर हाथ मारकर कहा। बस यार, मैं अपनी गुड़िया के जाने से बहुत डाउन हो गया हूँ, सुनील ने जज्बाती होकर कहा। नहीं सुनील, ऐसा नहीं कहते। ये तो नियम है, हर लड़की को जाना होता है। खैर तू बता, क्या खाएगा? आनंद ने पूछा। क्यों भाई, हम क्या सौतेले हैं जो सिर्फ ये खाएगा? हम भी खाएंगे, साक्षी और मधु ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अच्छा तो तुम हो? अरे, कुछ दिन पहले तो तुम काफी स्मार्ट थी, अब इतनी मोटी। कम खाया करो, सुनील ने आनंद को आंख मारते हुए कहा। वेरी फनी, लगता है चश्मे की जरूरत है तुम्हें, साक्षी ने तुरंत जवाब दिया। अरे अरे बालकों, शांति से काम लो, लड़ाई करना घोर पाप है, मधु ने दायां हाथ उठाकर कहा। लो, पंडित जी भी बोले। और सब बेसाख्ता हंसने लगे। सुनील अब फ्रेश नजर आ रहा था। यार, कहीं का प्रोग्राम बनाएं, आनंद ने आइडिया दिया। वाई नॉट, मधु जल्दी से बोली। पर कहाँ? सुनील ने सैंडविच मुंह में रखते हुए पूछा। यार, डैड का जो फार्म हाउस है ना, वहां चलते हैं, बीच भी करीब है। और अगर मजा नहीं आया तो वहां से कहीं और निकल जाएंगे, क्यों? आनंद बोला। ओके डन, सबने कहा और दूसरे दिन का प्रोग्राम बन गया। चारों जो फार्म हाउस पहुंचे तो थकन से चूर हो रहे थे। सुनील ने पहले ही मुलाजिमों को इन्फॉर्म कर दिया था। सब सीधे अपने अपने रूम्स में जाकर बिस्तर पर ढेर हो गए। उनमें सबसे पहले साक्षी की आंख खुली। दिन के 2 बज रहे थे। उसने मधु को कॉल की और नहाने चली गई। धीरे धीरे सब उठकर डाइनिंग टेबल पर जमा हो गए। वहां उन सब ने गरम गरम आलू के पराठों से पेट पूजा की और आपस में बातचीत करने लगे। फिर वो लोग बीच की तरफ निकल गए। 2-4 दिन तक उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन फिर एक ही रूटीन से बोर होने लगे। यार, कहीं और चलते हैं, कुछ एडवेंचर हो जाएगा, आनंद ने सुनील से कहा। ओके बॉस, सुनील ने सीने पर हाथ रखकर कहा। और फिर उन्होंने जीप मंगवाई और ज़रूरत की चीज़ें रखने लगे। जीप चली जा रही थी, मगर वो कहीं नहीं रुके, क्योंकि कोई रुकने के लायक जगह नज़र ही नहीं आ रही थी। अब तो ड्राइव करते करते वो थकने लगे थे। सुनील ने कहा, वो देखो। सामने उन्हें एक होटल सा नज़र आया। वहाँ चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। चलो, जगह ना सही, खाना ही सही, साक्षी बोली और उन्होंने जीप वहाँ साइड में रोक दी। फिर वो चारों वहाँ चारपाई पर जाकर बैठ गए। एक लड़का वहाँ आ गया। जी, क्या ऑर्डर है? हाँ भाई छोटे, दाल मखनी, लस्सी और गरम रोटियां ले आ, जरा जल्दी, आनंद ने ऑर्डर दिया और चारपाई पर पैर फैलाकर लेट गया। थोड़ी देर में लड़का गरम गरम खाना और ठंडी लस्सी ले आया।
खाने की खुशबू से उन सब की भूख और चमक गई। साक्षी ने जल्दी से निवाला मुंह में रखा और बोली, खाना बहुत स्वादिष्ट है, ऊपर से यहाँ का माहौल भी बहुत शांत है। उन लोगों ने खूब डट कर खाना खाया और बिल पे करने लगे। होटल का मालिक सरदार जी थे। हाँ हाँ जी, कैसा लगा खाना? उसने हंसते हुए पूछा। सरदार जी, खाने का तो जवाब नहीं, सुनील ने कहा। शहरी लगते हो, कैसे आ गए? उसने पूछा। बस सरदार जी, घूमने निकले हैं, मगर यहाँ कुछ है ही नहीं। शायद आगे कोई जगह मिल जाए, मधु बोली। बाऊ जी, आगे तो बस वीराना है, कोई घूमने की जगह नहीं है, और वैसे भी आगे जाकर तो एक। पापा जी, इत्थे आना जरा। बच्चे ने उसे आवाज दी। जी मैं आया, कहकर वो चला गया। चल भाई सुनील, वरना और देर हो जाएगी, आनंद ने कहा, और वो सब जीप में सवार हो गए। आगे वीराना ही वीराना था, मगर वो चले जा रहे थे। यार, मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ मिलेगा, सरदार जी ठीक कह रहे थे, सुनील ने कहा। अचानक साक्षी ने सबका ध्यान दूर सामने की तरफ दिलवाया। उन्हें दूर सामने कोई बड़ी चीज दिखाई दी। अब लगता है मजा आएगा, यहाँ जरूर कुछ होगा। सुनील ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जैसे जैसे वो करीब होते गए, उन्हें मालूम हुआ कि वो कोई बड़ा पहाड़ जैसा पत्थर था। वो लोग जीप से उतरकर उसके दूसरी तरफ आ गए। वहां एक बहुत बड़ी चट्टान नजर आ रही थी, जिस पर जाने कैसी मनहूसियत छाई हुई थी। मेरी मानो तो यहाँ वक्त बर्बाद मत करो, बेहद फजूल सी जगह है, यहाँ देखने जैसा तो कुछ भी नहीं है, मधु ने मुंह बनाकर कहा। खामोश मधु, साक्षी ने कहा, और फिर वो लोग चट्टान पर चढ़ गए। चट्टान के एक तरफ एक गहरा गड्ढे जैसा हिस्सा था, जिसमें काई जमा पानी भरा हुआ था। वो सब नीचे का जायजा लेते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे। आनंद, मेरी एक बात मानोगे? मधु ने कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आनंद, प्लीज वापस चलते हैं, मधु ने आनंद का बाजू पकड़कर कहा। उसके अंदाज में एक अनजाना सा डर साफ झलक रहा था। कम ऑन मधु, डोंट बी सिली, एंजॉय करो। हमें कौन सी जिंदगी गुजारनी है यहाँ? वैसे भी यहाँ ऐसा क्या है जिसे तुम डर गई हो? आनंद ने उसको समझाया। वो लोग ऊपर पहुंच गए। यार, ये जगह मुझे तो अजीब ही लग रही है, सुनील ने कहा। आनंद, इस तरफ चलते हैं जहां पानी जमा है, साक्षी ने काई जमे पानी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो सब आगे बढ़ने लगे। चलते चलते सुनील को, जो कि सबसे आखिर में था, एकदम जोरदार ठोकर लगी और वो लड़खड़ा कर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। उसका होंठ फट गया और खून की एक पतली लकीर तेजी से बहकर जमीन पर टपक गई। सुनील ने उठकर आस्तीन से होंठ दबाया, मगर उसने ये नहीं देखा कि जमीन पर टपकने वाली खून की बूंदें गायब हो चुकी थीं। सुनील ने अपने दोस्तों को बताना चाहा, मगर वो उन लोगों से पीछे रह गया था और वो सब उसे नजर नहीं आ रहे थे। किस तरफ गए होंगे ये लोग? और अंदाजे से बाईं तरफ बनी ढलान पर संभल कर उतरने लगा। काफी नीचे जाकर उसे एक बड़ा सा पत्थर नजर आया, जो कि काला था। गौर करने से सुनील को मालूम हुआ कि वो जल कर काला हुआ था। यहाँ जबरदस्त आग लगी होगी, पूरा पत्थर काला हो गया। मगर इस वीराने में आग कैसे लग सकती है, वो सोच रहा था। और उस पत्थर के आसपास में भी जले हुए काले पत्थरों का ढेर लगा हुआ था, और उन जले हुए सारे पत्थरों के पास चूने से एक सफेद रंग की लकीर खींची हुई थी। वो करीब आया तो उसके चौगज से वो लकीर तो नहीं मिटी, मगर उसका पैर उस लकीर के पार चला गया था। आनंद ने कोई 5वीं दफा सुनील को आवाज दी, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। सुनील को ध्यान ही नहीं था कि वो सफेद लकीर क्यों है। वो तो उसके अंदर चला गया था और उसका हाथ अभी तक अपने होठ को दबाए हुए था। उसने हाथ हटाया
तो खून फिर निकल आया। लगता है गहरी चोट लग गई है, उसने खुद से कहा, और खून की कुछ नन्ही बूंदें जमीन पर गिरते ही गायब हो गईं। अचानक एक बहुत ही छोटा सा तराशा हुआ पत्थर लुढ़क कर सुनील के कदमों में आ गिरा। सुनील ने चौंक कर अपने कदमों की तरफ देखा तो वो एक पत्थर का टुकड़ा था जिसमें काला डोरा डाला हुआ था। सुनील ने झुककर उसे उठाया और करीब से देखा तो उस पर एक बहुत ही भयानक शक्ल बनी हुई थी, किसी जानवर से मिलती जुलती, जिसके सींग भी थे जो मुड़कर पूरे पत्थर पर फैले हुए थे। सुनील को अपने कमर पर जोर से सांस लेने की आवाज आई। उसे एकदम झुरझुरी सी आ गई। वो अचानक पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। सुनील ने खामोशी से उस पत्थर के लॉकेट को जेब में रख लिया और वो आगे को बढ़ा तो उसे आनंद नजर आया। चीख चीख कर मेरा गला बैठ गया, मगर तुमने जवाब देने की जहमत तक नहीं की। सुनील आनंद से बोला, मेरी जान, यूं अकेले ना फिरा करो, कहीं कोई चुड़ैल तुम पर आशिक ना हो जाए। आनंद ने सुनील को छेड़ते हुए कहा, मगर उसकी हंसी रुक गई जब उसने सुनील का होठ फटा देखा। ओ भगवान, ये क्या हुआ? जल्दी चल, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है, आनंद ने सुनील से कहा। और फिर आनंद ने साक्षी और मधु को आवाज देकर बुला लिया और वो चारों जीप में आ गए। साक्षी ने सुनील को दवा लगा दी। तो पीछे बैठ, मैं ड्राइव करता हूँ, आनंद ने सुनील से कहा, और सुनील पीछे साक्षी के बराबर में बैठ गया। क्यों सुनील, क्या अपना दिल वहीं छोड़ आए हो, वीराने में? मधु ने हंसते हुए कहा। मगर सुनील ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चारों जब फार्म हाउस पहुंचे तो रात हो गई थी। सबका भूख से बुरा हाल था। वो सब सीधे डाइनिंग टेबल पर आ गए और बिना रुके खाना शुरू हो गए, मगर सुनील का ध्यान कहीं और था। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। सुनील ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और लॉकेट जैसे पत्थर को निकालकर गौर से देखने लगा, और देखते देखते उसने दोबारा लॉकेट को गले में डाल लिया। लॉकेट को गले में डालना था कि सुनील को लगा उसके सीने पर बोझ हो रहा है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अगले दिन उन्होंने वापसी का प्रोग्राम बनाया। फार्म हाउस से घर के लिए निकल पड़े। रात 12 बज रहे थे। सुनील अपने कमरे में था। अचानक उसे लगा कि उसके सीने में अंगारे से दहक रहे हों। उसका दम घुटने लगा। वो अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर पा रहा था। एक नामालूम चुभन थी उसके सीने में। वो कमरे की गैलरी में आकर गहरे गहरे सांस लेने लगा, मगर बोझ की शिद्दत बढ़े जा रही थी, और जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो चकराकर फर्श पर ढेर हो गया। सुबह जब उसके माता पिता आए तो उसको हॉस्पिटल ले गए। वहां जाकर सुनील में खून की कमी डॉक्टर्स ने बताई, मगर सुनील की मां को यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने सुनील के पिता से कहा, अभी पिछले वीक ही तो पूरी फैमिली के रूटीन टेस्ट हुए हैं, सब नॉर्मल थे, ये सुनील को क्या हो गया अचानक? आनंद ने नहाते हुए शावर बंद किया। उसे लगा कि उसका मोबाइल बज रहा है, और वाकई उसका मोबाइल बज रहा था। वो बाहर आया। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज रहे थे। जब वहां पहुंचा तो फोन बंद हो गया था। उसने स्क्रीन देखी तो सुनील की 8 मिस कॉल्स थीं। आनंद ने जल्दी से सुनील का नंबर मिलाया। सॉरी यार, मैं बाथरूम में था। हाँ बोल, क्या बात है? आनंद ने तौलिए से सर रगड़ते हुए कहा। बस तू अभी मेरे पास आ जा, सुनील ने रूखे अंदाज से कहा। सुनील, आर यू ओके? आनंद परेशान होकर बोला। बस तू आ जा, और हाँ, घर नहीं, मैं कॉलेज के पास हूँ, ज़रा जल्दी से आ जा। सुनील ये कहकर खामोश हो गया। मैं बस अभी आया, कहकर आनंद ने कपड़े पहने और गाड़ी लेकर निकल गया। आनंद जब कॉलेज के पास पहुंचा तो सुनील को वहां मौजूद पाया। फिर सुनील चलता हुआ उसके बराबर वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। चल, उसने कहा। कहाँ चलना है? कुछ बोल तो सही। आनंद झुंझला गया। तो गाड़ी बढ़ा, मैं बताता हूँ। और आनंद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी जब सुनील ने रुकवाई तो वो एक ऊंचाई के पास थी।
यहाँ क्या काम है तुझे? सुनील, आखिर हुआ क्या है? आनंद ने नजरें सामने जमाते हुए पूछा। तेरी मौत का समय हुआ है, सुनील ने सपाट लहजे में कहा और आनंद को घूरने लगा। मजाक छोड़। आनंद ने जो सुनील की तरफ देखा तो उसकी हंसी को अचानक ब्रेक लग गए और मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि सुनील के कंधों पर जो सर था वो तो कोई और ही चेहरा था, बेहद डरावना, किसी जानवर जैसी चीज का। सुनील ने अपना हाथ बढ़ाकर आनंद का गला दबाना शुरू कर दिया। छोड़ मुझे। आनंद की आवाज घुटती जा रही थी और फिर वो भी बंद हो गई और गर्दन एक तरफ ढलक गई। सुनील ने आनंद की लाश को अपनी तरफ खींचा और नाखून से उसकी आंख निकालकर चबाने लगा और फिर उसने आनंद का सीना चीर करके अंदर के पार्ट्स को मजे से खाना शुरू कर दिया। जब उसका काम खत्म हो गया तो गाड़ी से बाहर आ गया और गाड़ी की तरफ नजर की तो वो खुद ब खुद चलने लगी और रफ्तार पकड़कर ऊंचाई से नीचे जा गिरी और फिर धमाके से गाड़ी में आग लग गई। सुनील वहां से पलट गया। मोबाइल के बेल से सुनील की आंख खुली। उसका सर मनोभारी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने फोन रिसीव किया। सुनील, सुनील, वो आनंद, कहकर साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ आनंद को? सुनील को एकदम करंट सा लगा और साक्षी की कॉल कट हो गई। सुनील एकदम बिस्तर से कूदा और गाड़ी लेकर आनंद के घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने आनंद का फोन ट्राई किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। जब वो आनंद के घर पहुंचा तो वहां सब सफेद कपड़ों में थे। वो आनंद के पिता के पास आया तो मालूम हुआ कि आनंद की कार को हादसा पेश आया और उसकी मृत्यु हो गई है। सुनील का सर साए साए करने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कल दोपहर में तो हमारी मुलाकात हुई थी। वो फूट फूट कर रो रहा था और आनंद को याद कर रहा था। 2 हफ्ते गुजर गए मगर आनंद अपने दोस्तों के दिल से नहीं निकल पाया। उसके तीनों दोस्त उसके लिए दिन रात रोते थे। एक दिन मधु डाइनिंग टेबल पर किसी गहरी सोच में गुम थी। खाना लग चुका था मगर वो कहीं और थी। आखिर मधु की माँ ने खुद उसकी प्लेट में चावल निकाल कर कहा, लो बेटा खाओ, तुम्हारी पसंद की डिश बनी है। और मधु ने खामोशी से प्लेट लेकर धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद वो अपने रूम में आ गई और बिस्तर पर लेटकर आनंद के बारे में सोचने लगी और बेइख्तियार उसके आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते जाने कब उसकी आंख लग गई। मोबाइल की बेल मधु के दिमाग पर लग रही थी। उसने झिंझलाकर आंखें खोली और फिर बंद कर ली। मोबाइल था कि बजे जा रहा था। मधु ने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो सुनील का नाम चमक रहा था। हाँ बोलो सुनील, मधु ने बोझल आवाज में कहा। मधु यार, एक इमरजेंसी हो गई है, तो जल्दी से आ। क्या हुआ सुनील? मधु की नींद एकदम से गायब हो गई। बस तू बाहर आ, मैं यही हूं, बस 2 मिनट की बात है, कहकर सुनील ने फोन कट कर दिया। मधु बिस्तर से निकलकर बाहर आई और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। उसने सोचा 2 मिनट की बात है, किसी को क्या बताना। सबकी नींद खराब होगी और मेन गेट खोलकर बाहर आ गई। घर से दूर थोड़े फासले पर सुनील कार लेकर मौजूद था। मधु जब करीब आई तो सुनील बोला, अंदर बैठो। मधु दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। बस उसका बैठना था कि कार एक झटके से आगे बढ़ गई। सुनील, कहाँ जा रहे हो? मगर सुनील ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनील, गाड़ी रोको। मगर सुनील ने गाड़ी नहीं रोकी। आई सेड स्टॉप, मधु ने गुस्से से फिर कहा, मगर सुनील ने नजरें सामने किए हुए कार की स्पीड और बढ़ा दी और जब रास्ता वीरान होने लगा तो उसने एकदम ब्रेक लगा दिए। मधु इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसका सर जोर से सामने टकराया और वो चकरा कर रह गई। उसका पारा आसमान पर पहुंच गया। उसने बाहर निकलकर जोर से दरवाजा बंद किया।
सुनील भी बाहर निकल आया। सुनील, ये क्या बदतमीजी है? मजाक की भी कोई लिमिट होती है। इस तरह मुझे यहाँ लाने का क्या मतलब है? और वक्त देखा है तुमने? मधु ने गुस्से से कहा। बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि इसी समय तुम्हारी मृत्यु होनी है। सुनील ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा। बंद करो अपना ये घटिया मजाक और घर चलो, वहां किसी को मेरे आने का पता नहीं। ये कहकर मधु पलटकर गाड़ी की तरफ आने लगी, मगर उसे एक झटका लगा और वो कदम आगे नहीं बढ़ा सकी। सुनील ने पीछे से उसकी शर्ट खींच ली थी। मधु गुस्से से छनछना गई। उसका दिल पलटकर सुनील के मुंह पर थप्पड़ लगाने का चाहा, और वो जैसे ही पलटी, लोहे की रॉड जो कि सुनील के हाथ में थी जोर से उसके चेहरे पर पड़ी। मधु का जबड़ा टूट गया और वो जमीन पर जा पड़ी। और फिर एक लम्हे को उसकी आंख खुली तो सुनील के चेहरे की जगह बेहद खौफनाक जानवर जैसा चेहरा नजर आया। फिर उस दरिंदे ने हाथ फिजा में ऊंचा किया और पूरी ताकत से मधु के सर पर वार किया। मधु की खोपड़ी चकनाचूर हो गई और भेजा बाहर निकल आया। फिर वो वहीं मधु के करीब बैठ गया और रॉड की तरफ नजर की तो वो गायब हो गई। और फिर उसने मधु को खाना शुरू कर दिया। अगले दिन सुनील की मां के पास मधु की मां का फोन आया कि मधु वहां तो नहीं है। सुनील की मां ने बताया कि मधु तो यहाँ नहीं है और सुनील सो रहा है। जब वो उठेगा तो मैं पूछ लूंगी। थोड़ी देर बाद नाश्ता करते हुए सुनील ने अपनी मां से पूछा, मॉम, क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं बेटा। मधु की तुमसे कब मुलाकात हुई थी? कल शाम में हुई थी। क्यों, क्या हुआ? सुनील ने चौंक कर सवाल किया। बेटा, उसकी माँ का फोन आया था, वो घर पर नहीं है। उन्होंने साक्षी से भी मालूम कर लिया, वहां भी नहीं है। मॉम, आपने मुझे उठा दिया होता, सुनील ने उठते हुए कहा। बेटा बस अभी थोड़ी देर हुई है और नाश्ता तो कर लो। कहाँ जा रहे हो? वो जल्दी से बोली। नहीं मॉम, अभी नहीं, कहकर सुनील जल्दी से निकल गया। मधु के घर पर साक्षी भी मौजूद थी। सुनील ने मधु के माता पिता से पूछा। सुबह जब वो नाश्ते पर नहीं आई तो हम उसके कमरे में गए, मगर वो कमरे में नहीं थी। सब जगह मालूम कर लिया, मगर उसका कहीं पता नहीं चल रहा। आंटी, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, सुनील ने कहा। पुलिस ने आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मधु के मोबाइल का रिकॉर्ड चेक किया, मगर मोबाइल की मेमोरी बिल्कुल खाली थी। न किसी की कॉल का रिकॉर्ड था, न मैसेज का। 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन से कॉल करके उन लोगों को बुलाया गया। मधु के माता पिता के साथ सुनील भी चला गया। वहां से उन लोगों को इंस्पेक्टर अपने साथ एक जगह ले आया। वहां भी काफी पुलिस मौजूद थी। देखिए मिस्टर मेहर, आप हिम्मत से काम लीजिए। दरअसल पुलिस को एक लड़की की लाश मिली है और आपको कंफर्म करने के लिए बुलवाया है, ये मधु है या नहीं। उन तीनों के कदम जमीन में गड़ गए। मुश्किल से वो लाश के करीब गए। लाश की हालत बहुत खराब हो रही थी, उसमें से सड़ान उठ रही थी और लाश को मुर्दाखोरों ने नोच लिया था। लड़की औंधे मुंह पड़ी थी। जब लाश को सीधा किया गया तो उसको देखकर मधु की मां जमीन पर बैठती चली गई और उसके पिता ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। चेहरे पर गोश्त मौजूद था, मगर सर कुचला हुआ था, जबड़ा भी टूट चुका था। उसकी आंखों में डर, हैरत और रिक्वेस्ट थी। मधु की मां दहाड़े मार मार कर रो रही थी। इंस्पेक्टर ने उन्हें वहां से घर जाने का कहा और लाश को कार्रवाई के लिए भिजवा दिया। मधु को गुजरे महीने से ऊपर होने वाला था। साक्षी लान में डले झूले में बैठी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी और आंख से आंसू बह रहे थे। सुनैना से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। साक्षी दीदी, कहाँ हैं आप? ये मैं आपके लिए बना कर लाई हूँ और आपको ढूंढ रही हूँ, और आप यहाँ हैं। लीजिए गरम गरम फ्रेंच फ्राइज। तुमने बनाए हैं? साक्षी ने कहा।
जी आलमपना, कनीज ने खुद अपने इन शुभ हाथों से बनाए हैं। सुनैना ने शोखी से कहा। तो फिर भगवान मेरी और मेरे पेट की रक्षा करे, साक्षी ने फ्राइज मुंह में डालते हुए कहा और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगीं। सुनील का अंदाज कुछ अजीब सा हो गया था। सुनील जो घर में टिकता नहीं था, वो अब घर तो क्या, कमरे से बाहर भी नहीं निकलता था। इस वक्त भी वो अपने कमरे में लेटा हुआ था। ठक ठक ठक, किसी ने दरवाजे को नॉक किया। सुनील ने कोई ध्यान नहीं दिया और लेटा रहा। दरवाजा दोबारा नॉक किया गया। सुनील नहीं उठा। जब तीसरी दफा जब दरवाजा ज्यादा जोर से नॉक हुआ, सुनील ने उठकर दरवाजा खोल दिया। वहां उसकी गुड़िया बहन नंदिनी खड़ी थी, मगर अब वो गुड़िया नहीं रही थी। वो तो साड़ी पहने, बालों में फूलों की लड़ियां सजाए, मांग में सिंदूर भरे, हाथों में चूड़ियां और गहने पहने नई नवेली दुल्हन बनी खड़ी थी। सुनील भैया, मैं सुबह से आई हुई हूँ, मगर आप मेरे पास आए तक नहीं। क्यों इतनी जल्दी भुला दिया अपनी गुड़िया को? उसने शिकायत की। तुम चलो, मैं आता हूँ, सुनील ने नॉर्मल अंदाज में कहा। नंदिनी हैरान रह गई कि ये वही सुनील है जो शादी की बात शुरू होने पर ही उससे लिपट कर रोया था, जो एक लम्हा उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं करता था। नंदिनी तो नीचे आ गई, मगर सुनील नहीं आया। नंदिनी इंतजार ही करती रह गई। रात जब दोबारा उसे खाने के लिए बुलाया गया, तो वो नीचे आया। सुनील आओ, बैठो बेटा, देखो तुम्हारी गुड़िया ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से पूरियां बनाई हैं। सुनील ने पूरी उठाकर खामोशी से खाना शुरू कर दिया। नंदिनी की नजरें अपने भाई पर थी कि वो उसकी तारीफ करेगा, मगर सुनील खामोशी से मुंह चलाए जा रहा था। भैया, कैसी बनी है पूरियां? आखिर नंदिनी के सब्र का बांध टूट गया। ठीक, सुनील ने रूखे से अंदाज में जवाब दिया और खाना खत्म करके अपने कमरे में चला गया। माँ, भैया को क्या हुआ है? नंदिनी ने परेशानी से कहा। बेटा, इतने गहरे दोस्त जुदा हो गए उसके, वो भी एक के बाद एक, पहले आनंद फिर मधु। कुछ वक्त तो लगेगा ना उसको इस सदमे से बाहर आने में। और नंदिनी ने गर्दन हिलाई और खाना खाने लगी। नंदिनी की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर नहीं थी। जब उसने गौर किया तो वो किसी कच्चे हिस्से पर पड़ी थी। सामने ही उसे सुनील नजर आया। अच्छा, तो शाम की गलती का एहसास करके अब आपको मजाक सूझ रहा है? बड़ा मजा आता है ना अपनी गुड़िया से छेड़छाड़ करके? नंदिनी ने मासूमियत से सुनील के कंधे से लगकर कहा। और जब उसने मुंह उठाकर सुनील की तरफ देखा तो वहां तो सुनील की जगह कोई दरिंदा था। वो एक झटके से पीछे हट गई। सुनील ने उसकी साड़ी का पल्लू सख्ती से पकड़ लिया। एक दरिंदे के सामने उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी साड़ी को खींचा और दूसरी तरफ सुनील ने भी उसका पल्लू छोड़ दिया। नंदिनी पीछे जा पड़ी। इससे पहले कि वो उठती, सुनील उसके सर पर पहुंच गया। डर से नंदिनी की जान निकल रही थी। सुनील नीचे जमीन पर उकड़ू बैठ गया। नंदिनी घिसट घिसट कर पीछे होने लगी। सुनील ने अपने दोनों हाथों के नाखून नंदिनी की पिंडलियों में चुभा दिए। तकलीफ की शिद्दत से नंदिनी की चीखें निकल गईं। सुनील ने पिंडलियों पर से गोश्त उधेड़ना शुरू कर दिया। नंदिनी ने हिम्मत की और एक लात उस दरिंदे को मारी तो वो पीछे गिर गया। नंदिनी बड़ी मुश्किल से उठी और भागने लगी, मगर उसकी साड़ी पर उस दरिंदे ने पैर रख दिया। नंदिनी मुंह के बल जमीन पर गिर गई। फिर उसे अपने सर में सुइयां सी चुभती महसूस हुई और उस दरिंदे ने नंदिनी की गर्दन पीछे मोड़ दी। कट की आवाज आई। नंदिनी ढेर हो गई। सुनील ने नंदिनी के दोनों पैर पकड़े और उसे घसीटता हुआ अंधेरे में ले गया। कोई था जो सुनील को जोर से झिंझोड़ रहा था। ये सुनील की दोस्त साक्षी थी। सुनील, उठो, आंटी की हालत बहुत खराब हो रही है। मगर तुम इस वक्त यहाँ, और मॉम को क्या हुआ है? सुनील घबरा गया। तुम नीचे तो चलो। सुनील शर्ट पहन करके नीचे आया तो वहां बहुत रश था। मोहल्ले के लोग भरे हुए थे। वो चलता हुआ बाहर आया तो पुलिस नजर आई।
जब वो आगे बढ़ा तो जमीन उसके कदमों से निकल गई। घर की पिछली कच्ची जमीन पर नंदिनी का मुर्दा शरीर पड़ा था। उसकी साड़ी एक तरफ थी, गठरी की सूरत में, जिसके ऊपर नंदिनी का सर पड़ा था। सुनील वहीं चकरा कर गिर गया। सुबह सुनील के पड़ोसियों का बच्चा अपनी बॉल लेने उस तरफ गया था। उसने सबको बताया और पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस आई तो सुनील के घर वालों को इत्तला दी। मधु की तरह नंदिनी की मौत का कारण किसी को पता नहीं चल सका। उसकी आखिरी रस्में जारी थीं और खानदान भर के लोग सोग में आ रहे थे। उनमें एक बहुत अहम शख्सियत तुलसीदास की थी। वो सुनील के दादा के ज़माने के थे, बहुत ज्ञानी और पहुँचे हुए थे। गांव के बड़े मंदिर में रहा करते थे। जब वो आए थे, सुनील का उनसे सामना नहीं हुआ था। एक रात रुककर उन्होंने सुनील के माता पिता से कहा, अभी मुझे क्षमा करो, मैं अपना एक काम ख़त्म कर लूँ तो वापसी पर ज़रूर रुकूंगा, और चले गए। साक्षी को नींद आने लगी तो वो सुनैना के पास से उठकर अपने कमरे में आ गई। रात के 12 बज चुके थे। सुनैना भी सोने की तैयारी कर रही थी कि मोबाइल की बेल बज उठी। स्क्रीन पर सुनील का नाम नजर आ रहा था। हेलो, साक्षी? नहीं, मैं सुनैना, उसने कहा। अच्छा चलो, साक्षी नहीं तो तुम ही सही। सुनील ने अजीब बात कही। जी, क्या मतलब है आपका? सुनैना ने चौंक कर कहा। अरे भाई, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, गेट खुलवाने के लिए कॉल की थी। अब साक्षी नहीं तो तुम ही खोल दो गेट। अच्छा तो यूं कहिए ना, आती हूँ। सुनैना हंसते हुए गेट खोलने चली गई। जैसे ही उसने गेट खोला, एक जबरदस्त किस्म का घूंसा उसके मुंह पर पड़ा और वो पीछे जा पड़ी। सुनील ने उसे बालों से पकड़कर उठाया और उसका मुंह दबाकर बंद कर दिया और उसे खींचता हुआ उसके कमरे में ले जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सुनील ने उसके मुंह में सामने टेबल पर पड़े पेपर्स ठूंस दिए और धक्का देकर उसे बिस्तर पर फेंक दिया और उसको पलटकर उसकी कमर पर चढ़ गया। सुनैना का दम निकल रहा था। फिर उस दरिंदे ने उसके हाथ कमर पर दुपट्टे से बांध दिए और सुनैना के चेहरे के करीब आ गया। सुनैना की दिल की धड़कन बंद होने के करीब थी, क्योंकि ये सुनील नहीं, कोई दरिंदा था, बहुत भयानक। उसने सुनैना के बालों को झटका देकर उसकी गर्दन ऊपर की, फिर उसकी गर्दन पर अपनी लंबी जबान फेरी और दांतों से उसका गला उधेड़ने लगा। सुनैना फड़क रही थी और खून खरखर की आवाज के साथ फव्वारे की तरह उसके गले से निकलकर पेट को भिगो रहा था। फिर कुछ लम्हों में वो ठंडी हो गई। सुनील ने उसको धकेलकर बेड पर फेंका और खुद उस पर टूट पड़ा। साक्षी के माता पिता सुबह घर आए तो साक्षी ने गेट खोला। कैसी हो बेटा, सब ठीक है? उन्होंने साक्षी को प्यार किया। और वो कहाँ है? कौन? जलजला? साक्षी ने हंसते हुए कहा। अपने रूम में है मॉम, मैं बुलाती हूँ। फिर साक्षी की चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। उसके माता पिता दौड़ कर गए तो उनके होश उड़ गए। सामने बेड पर खून ही खून था जो जम गया था और गोश्त के चिथड़े बिखरे हुए थे। तुलसीदास जब से सुनील के घर गए थे, एक अजीब नामालूम सी बेचैनी उन्हें हो रही थी। उनका मन बहुत भारी हो रहा था। फिर उन्होंने अपने स्थान पर बैठकर अपने ज्ञान की आंख खोली और फिर उन्होंने लरस कर आंखें खोल दी। सुनील मेरे बच्चे, वो इतना कह पाए और समय बर्बाद किए बगैर तुरंत सुनील के घर पहुंच गए। उन्होंने सुनील के माता पिता को साथ लिया और कमरा बंद कर लिया। बात क्या है बड़े बाबूजी? सुनील के पिता ने सवाल किया। बेटा, जो बात अब मैं करने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। ये जो सारी मृत्यु हुई हैं, ये कोई कत्ल या हादसा नहीं है। ये शैतानी खेल है जो शुरू हो गया है ना रुकने के लिए। मैं समझा नहीं बाबूजी, सुनील के पिता बोले। दरअसल एक शैतानी बला है जो सुनील के साथ लगकर यहाँ आ गई है। चलाने वाले ने अपनी कोशिश की थी, मगर वो चीज़ पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई और खून मिलने से अपनी हद से बाहर आकर आज़ाद हो गई। वो रुककर फिर बोले, उसके खून की प्यास कभी न बुझने वाली है। हर अमावस की रात को
एक नौजवान खून और गोश्त उस शैतानी बला की तलब है, वो भी कभी ख़त्म न होने वाली। पहले तुम्हारे ख़ानदान के बच्चे, फिर आसपास के, फिर उसके आगे। ये सिलसिला शुरू होता है कभी ना ख़त्म होने के लिए। और इसका शिकार सुनील हो गया। सुनील खुद इस बारे में बेखबर है। वो तो बस उस शैतान के हुक्म की पाबंदी करता है जो उसके शरीर में समा जाता है। एक शरीर उसके लिए 7 शिकार करता है, 7 अमावस तक। फिर उस शैतानी बला का बोझ उस शरीर से भारी हो जाता है और वो उसे खत्म कर देती है। यानी सुनील ने अगर 7 नहीं, मेरा बच्चा सुनील। उसकी माँ रोने लगी। कुछ नहीं होगा बहू, हम अपने सुनील को कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो उठ गए। चलो, और सुनील के कमरे में चले गए। सुनील को उन्हें देखकर एक झटका सा लगा और वो कई कदम पीछे हट गया। क्यों सुनील, हम आए हैं तुमसे मिलने और तुम दूर भाग रहे हो? क्यों भाई? उन्होंने सुनील से नॉर्मल अंदाज में कहा। जी नहीं। सुनील से कोई जवाब ही नहीं बन पड़ रहा था। अच्छा छोड़ो, चलो ये लो, ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं। उन्होंने एक सुनहरा कलश सुनील की ओर बढ़ाते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए ये, सुनील ने कदम और पीछे करते हुए कहा। उन्होंने मुस्कुराकर सुनील को देखा और कलश में हाथ डालकर पानी चुल्लू में लिया और उसको सुनील के आसपास छिड़कने लगे और पूरा चक्कर लगाकर उसके आसपास हिसार बना दिया, यानी गोला बना दिया। सुनील को लगा कि उसके चारों तरफ आग की जलन हो रही है, जो उसकी बर्दाश्त से कहीं ज्यादा थी। सुनील, क्या हुआ बेटा? ये तो पवित्र गंगा जल है। मुझे नहीं पता, बस मेरा दम घुट रहा है, उसने अपना गला पकड़ते हुए कहा। अच्छा, ऐसा कर बेटा कि तू मुझे वो दे दे, मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। उन्होंने सुनील के गले में पड़े लॉकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, सुनील ने अपनी लॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मगर उसके हाथ ने 1 इंच भी हरकत नहीं की। उसने फिर कोशिश की, मगर उसके हाथ ने हरकत ही नहीं की। उसने बेबसी से तुलसीदास की तरफ देखा। वो कुछ लम्हे मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते रहे और कदम सुनील की तरफ बढ़ाने लगे। उन्होंने अपनी मुट्ठी में मौजूद सिंदूर को सुनील के गले में पड़े काले डोरे पर छिड़का तो वो खुद ब खुद खुलकर नीचे गिर गया। लॉकेट अभी पवित्र जल के हिसार में था, यानी घेरे में था। सुनील बेटा, तुम बाहर आ जाओ, उन्होंने सुनील को हुक्म दिया। सुनील घेरे से बाहर कदम रखते ही बेहोश होकर गिर गया। सुनील के माता पिता आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने इशारे से मना कर दिया। फिर उन्होंने सुनहरा कलश हिसार के बाहर रखा और खुद आलती पालती मारकर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद करके फिजा में हाथ ऊपर किया और मुंह में कुछ पढ़ते हुए मुट्ठी बंद कर ली। फिर वो अपना हाथ नीचे लाए और मुट्ठी में मौजूद चीज को उस लॉकेट पर छिड़क दिया। वो कोई मिट्टी थी और उसका लॉकेट पर गिरना था कि लॉकेट का रंग सुर्ख यानी लाल हो गया और उस पर बनी शक्ल जैसे सांस लेने लगी। तुलसीदास ने वो कलश उठाया और धीरे धीरे उसको लॉकेट पर उड़ेलना शुरू कर दिया। पवित्र जल का लॉकेट पर पड़ना था कि उसमें आग भड़क उठी और वो जलता रहा और जलकर राख हो गया। तुलसीदास ने पलटकर सुनील के माता पिता को देखा और उन्हें इन बातों को सुनील को बताने से मना कर दिया, क्योंकि सुनील को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और फिर वो वापस चले गए। थोड़े दिन बाद सुनील और साक्षी का विवाह हो गया और दोनों आज भी अपने दोस्तों को, और सुनील अपनी बहन और साक्षी अपनी बहन को याद करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।